हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम आपकी तैयारी करा रहे हैं यूपी पीजीटी समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें हमने अभी तक आपको पढ़ाया है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और क्षेत्र। उसके बाद समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास पढ़ाया है। फिर समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा की थी। अब इस समय हम पढ़ा रहे हैं आपको समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक अगस्त कांट के बारे में। अगस्त कांट का एक हमने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आज हम अगस्त कांट के बारे में जो पढ़ाएंगे, तो आज अगस्त कांट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो पढ़ाया है उसका हम फास्ट रिवीजन थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे हमने समाजशास्त्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा की जाता है, जिसमें बताया था कि समाजशास्त्र क्या है। तो ये समाज का एवं क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन होता है। दूसरा मैंने बताया था समाजशास्त्र की काल अवधि कितनी होती है, तो काल अवधि 100 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। ये किसने बोला था? टीवी बॉटमोर ने बोला था। फिर हमने बताया था आपको समाजशास्त्र को पढ़ने से पहले हमें समाज को पढ़ना होगा कि आखिर समाज क्या होता है। तो समाज का तात्पर्य होगा कि व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। समाज कैसा होता है? अमूर्त होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। फिर हमने बताया था समाज की परिभाषा। ये सारी परिभाषा, चाहे वो ग्रीन की हो, गिडिंस की हो, मॉरिस जिन्सबर्ग की हो, मैकइवर एंड पेज की हो, ये सभी पूछी गई परिभाषा है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। उसके अलावा हमने आपको बताया था समाज के प्रकार, जिसमें हमने बताया था जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में चर्चा किया था। फिर हमने समाज के प्रकारों में, जो कि ऐतिहासिक या उद्विकास के आधार पर हमने बताया था कि समाज का वर्गीकरण, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार हमने बताया था, और फ्रांसीसी एमाइल दुर्खिम के बारे में बताया था, और एल.एच. मॉर्गन के बारे में बताया था। फिर अगस्त कांट ने बताया था। उसके बाद टॉनिस ने बताया था। फिर हमने समाजशास्त्र का जो विभाजन बताया था वो द्विविभाजन के आधार पर कि दो विभाजन किसने किया, जैसे मॉर्गन ने समाज का विभाजन सोसिटास या सिविटास के आधार पर किया है। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ था। और उसके बाद मानव समाज और पशु समाज में अंतर बताया था। ये आपका फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको हमने इतना पढ़ाया हुआ है। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने समाजशास्त्र के जनक के बारे में चर्चा किया था कि समाजशास्त्र के जनक जो अगस्त काम्टे हैं, उन्होंने कैसे समाजशास्त्र के बारे में सोचा कि समाजशास्त्र का उपयोग समाज के अध्ययन के लिए करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर चर्चा किया था। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जो कि सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा की थी। उसके बाद हमने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को आपको बताया था, और ये परिभाषाएं सारी दी गई हैं। कैसे बताया था कि कैसे याद रखेंगे, इन सब चीज़ों को हमने बताया है। उसके बाद समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया था, जिसमें बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वरूपात्मक, दूसरा समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक जो कि एक समाजशास्त्र को एक जो होता है विशेष विज्ञान मानता है, वहीं समन्वयात्मक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में देखता है। इन सब चीज़ों पर चर्चा किया था। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु, जिसमें दुर्खिम के बारे में बताया था, कांट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर चर्चा की, जिन्सबर्ग हो गया, सोरोकिन हो गया, कार्ल मैनहीम हो गया, इन सब चीज़ों पे। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को दिया गया है। तो ये आपका जो वीडियो सेकंड है उसमें हमने पढ़ाया था। तो आप अभी तक जिसने भी हमारे वीडियोस को नहीं देखा है वो सारे वीडियोस को देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। उसके बाद वीडियो जो थर्ड था उसमें समाजशास्त्र की उत्पत्ति पे हमने चर्चा किया था कि किस तरह समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई और उसका किस तरह विकास हुआ था। ठीक है, ये देखिए, ये सारा हमने पढ़ाया हुआ है आपको। और उसके बाद आपकी ये सारा हमने आपका थर्ड वीडियो में पढ़ाया है। और उसके बाद हमने समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या क्या संबंध है इस विषय पे चर्चा किया था। तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? अगस्त कांट ने कहा है। ये हर्बर्ट स्पेंसर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। बाकी सब कुछ हमने आपको पढ़ाया हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा कि समाजशास्त्र का मानव विज्ञान से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। इन सब चीज़ों पर चर्चा किया था वीडियो थर्ड में, वीडियो फोर्थ में किया था। ठीक है, उसके बाद वीडियो 5 जो था उसमें हमने अगस्त कांट का परिचय दिया था और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही, उनका विवाह किससे हुआ, वो समाजशास्त्र के जनक के रूप में कैसे आए, इन सब चीज़ों पे चर्चा किया था। फिर उनकी कृतियों के बारे में हमने चर्चा किया था। कृतियों को बताया था कौन सी 4 खंडों में प्रकाशित हुई, कौन सी 6 खंडों में पुस्तक प्रकाशित हुई है और उस पुस्तक में क्या दिया हुआ है। इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद अगस्त कांट के त्रिस्तरीय नियम के बारे में चर्चा किया था, जो उन्होंने बताया था धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। ये आपका वीडियो 5 जो होगा, क्लास 5 जो होगा, उसमें आप देख लीजिएगा।
सारा चीज़ें पढ़ लीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञानों का संस्करण, जो कि अगस्त कॉन्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो लिखा है उसे पढ़ते हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉन्ट समाजशास्त्र को एक विशिष्ट परिस्थिति प्रदान करना चाहते थे। ठीक है, समाजशास्त्र को क्या है, एक विशिष्ट परिस्थिति प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसे सुदृढ़ आधार की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से वह अन्य विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र को विशिष्टता स्थापित कर सके। तो विज्ञानों का संस्करण उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो समाजशास्त्र को एक क्या विशेष परिस्थिति प्रदान करना चाहते थे अन्य विज्ञानों की तुलना में। इस दृष्टिकोण से काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में जहां एक और अन्य विज्ञानों से समाजशास्त्र के संबंध को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर नवीन विज्ञान होने के पश्चात उसके आधारभूत महत्व और व्यापक अध्ययन क्षेत्र को भी प्रकाश डाला है। कौन सी पुस्तक है, पॉजिटिव फिलॉसफी। इनमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है ये बताया था, फिर समाजशास्त्र नवीन कैसे है, उसके महत्वपूर्ण जो व्यापक क्षेत्र थे उन सब चीज़ों पे चर्चा किया। ठीक है, और उसके अलावा काम्टे के द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का संस्करण उनके इसी प्रयास का परिणाम है। काम्टे ने विभिन्न विज्ञानों के पारस्परिक संबंध संस्करण को जिस रूप में स्पष्ट किया है वो मुख्यतः दो सिद्धांतों पर आधारित होता है। मतलब इन्होंने जो विज्ञानों का संस्करण बताया, ठीक है, उसमें इन्होंने दो सिद्धांत महत्वपूर्ण माना। सबसे पहले इन्होंने माना निर्भरता का बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें इन्होंने बताया कि काम्टे के द्वारा प्रतिपादित इन विज्ञानों के संस्करण की पहली मान्यता यह है कि ज्ञान के विकास के साथ इसकी प्रत्येक आगामी ये नई शाखा अपने पहले ज्ञान पर अधिक निर्भर होती चली जाती है। मतलब इस निर्भरता के आधार पर इन्होंने बताया था कि जो ज्ञान बाद में आता है वो अपने पहले ज्ञान पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता जाता है वैसे वैसे वो अन्य ज्ञानों से अपनी सहायता लेता है और उस पर निर्भरता उसकी बढ़ती जाती है। तो पहले ये सिद्धांत बताया उन्होंने। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि घटती हुई सामान्यता एवं बढ़ती हुई जटिलता। काम्टे ने अपने प्रथम सिद्धांत के पूरक इस रूप में दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। काम्टे का कहना है कि जैसे जैसे किसी एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान पर निर्भरता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी सामान्यता में कमी होती जाएगी। मतलब देखिए, सबसे पहले अगर आपको कुछ जब पढ़ाया जाएगा तो वो आपको सरल लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आपको कोई दूसरा चीज़ पढ़ते हैं अगर उसकी निर्भरता पहले सब्जेक्ट पे है तो कहीं ना कहीं वो टफ लगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले ज्ञान से अपने ज्ञान को निर्भर बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जटिल होगा। ठीक है, तो ये बताया है। दूसरा, पहले तो निर्भरता बताई है, दूसरा घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता, कि जैसे जैसे दूसरे सब्जेक्ट में निर्भर होते जाएंगे, विषय पर निर्भर होते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी जटिलता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये चीज़ के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, और इसी आधार पे कहा जा सकता है कि सरल घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान सबसे अधिक सरल और सामान्य होता है, क्योंकि सरल घटनाएं पहले घटित होती हैं और दूसरा विज्ञान उसे अधिक जटिल और अपेक्षाकृत कम सामान्य होगा। इस क्रम में आने वाले तीसरे चौथे आगामी विज्ञान में समानता कम और जटिलता बढ़ती जाएगी। ठीक है, सामान्यता कम और जटिलता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि काम्टे की निर्भरता के क्रम और जटिलता के बीच समानुपातिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि काम्टे ने निर्भरता क्रम और जटिलता के बीच समानुपातिक संबंध पाया जाता है। अब चर्चा करें कि इन्होंने जो संस्करण हायरार्की ऑफ साइंस में बताया उसमें इन्होंने क्या चर्चा किया। तो सबसे पहले इन्होंने विषय जो बताया वो बताया मैथमेटिक्स या गणित। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि विज्ञानों का संस्करण में जिस विज्ञान की विषय वस्तु जितनी अधिक सरल होगी वह उतना ही सामान्य होगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बात किया कि गणित विज्ञान अत्यंत प्राचीन और विशुद्ध है। उस हिसाब से गणित जो है क्या होगा, सबसे पहले आया और अधिक सरल कहा जाता है। गणित को निहित तथ्यों की विवेचना के लिए अन्य विज्ञानों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए 2 और 2 4 होते हैं, यह तथ्य सार्वभौमिक है, इसके लिए उसको किसी और विषय को नहीं देखना पड़ता है। तो गणित को क्या सबसे प्राचीन और सबसे सरल माना अगस्त काम्टे ने। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि काम्टे ने विज्ञानों के संस्करण में प्रथम स्थान किसका रखा, गणित का रखा। ठीक है, और इस सिद्धांत के लिए सत्यता सिद्ध करने के लिए उसे दूसरे विज्ञान पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दूसरा उन्होंने बात किया खगोल विज्ञान की। गणित के बाद क्या आया, खगोल विज्ञान। तो विज्ञानों के संस्करण में द्वितीय स्थान पर खगोल शास्त्र आता है, जो अपने पहले के विज्ञान गणित पर निर्भर रहता है। अब देखिए, दूसरा सब्जेक्ट इन्होंने बताया, विषय बताया विज्ञानों का संस्करण खगोल विज्ञान। तो इसमें इन्होंने बताया ये अपने पहले के ज्ञान पे निर्भर है, गणित पर ये निर्भर है। अतः सिद्धांत के अनुसार यह विज्ञान गणित से अधिक जटिल होगा। देखिए, गणित सबसे प्राचीन और सरल, उसके बाद खगोल विज्ञान आया, वो गणित पर निर्भर हुआ, इसलिए वो क्या हो गया, जटिल हो गया।
सामान्यतः खगोल शास्त्र में ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात आदि से संबंधित नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और इन सभी चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि के बीच की जो दूरी का पता लगाते हैं या परिभ्रमण का निर्धारण करते हैं, इन सब का माध्यम क्या होता है, गणित होता है। कि इन दो कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है, पृथ्वी की दूरी चंद्रमा की कितनी है, नक्षत्र, ग्रह, तारे हमसे कितनी दूर है, कितना राउंड करते, परिभ्रमण करते हैं, इन सब चीज़ों का किसके माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, गणित के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वहीं प्राचीन काल में ऋतुओं, मौसम, जलवायु आदि के संबंधित जानकारी के लिए क्या बनाई जाती थी, समय सारणी बनाई जाती थी। समय सारणी जब बनाएंगे तो किसका सहयोग लेंगे, गणित का सहयोग लेंगे। ठीक है, तो गणित के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि सभी के परिभ्रमण के आधार पर वर्ष, माह, दिन का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार गणित पर आधारित खगोलीय जानकारी के आधार पर ही एक वर्ष का कैलेंडर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला इन्होंने विज्ञानों का संस्करण बताया गणित, दूसरा बताया खगोल। गणित सबसे प्राचीन और सरल, फिर खगोल आया जो कि गणित पर निर्भर हुआ, तो थोड़ा गणित की तुलना में क्या हुआ, ये जटिल हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीसरी चर्चा किया प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में आप भौतिक और रसायन विज्ञान को रखेंगे। अगर प्राकृतिक विज्ञान ना आए और आ जाए गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक, रसायन, तो इनको ले लीजिएगा। और प्राकृतिक विज्ञान आ जाए तो प्राकृतिक विज्ञान में देखिए लिखा है, इसमें मुख्यतः भौतिकी और रसायन को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक और रसायन क्रमशः गणित और खगोल शास्त्र पे निर्भर रहता है। भौतिकी क्या होगा आपका, भौतिकी और रसायन किस पे, गणित और खगोल शास्त्र पे निर्भर होगा। इसकी विषय वस्तु की जटिलता अपने पूर्व के दोनों विज्ञानों से अधिक होगी। क्यों, क्योंकि ये गणित पे भी निर्भर है और खगोल शास्त्र पे भी निर्भर है, इसलिए इनकी जटिलता गणित और खगोल के तुलना में अधिक होगी। वहीं भौतिक शास्त्र में जो सिद्धांत अध्ययन किया जाता है उसकी पुष्टि किससे की जाती है, खगोल व गणित के विज्ञान के बिना संभव नहीं। उदाहरण के लिए गुरुत्वीय त्वरण की जानकारी के लिए हमें खगोल शास्त्र और गणित का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और इसमें बताया गया है कि भौतिक शास्त्र की तरह रसायन शास्त्र में भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जानकारी किसके माध्यम से होती है, खगोल और गणित शास्त्र के बिना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए यह मापने के लिए कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में लवण, क्षार, अम्ल आदि के अणु हैं, हमें गणित की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इस क्षेत्र में खगोल संबंधी जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि इसी के द्वारा यह जाना जाए कि कोई रासायनिक तत्व अपने स्थलीय परिवेश की प्रकृति में कितना सक्रिय होता है या कितना निष्क्रिय होता है। ठीक है, देखिए रसायन में जब हम क्षार, अम्ल और लवण को जानते हैं तो उसमें हम क्या गणित की सहायता लेते हैं, लेकिन जब हमें ये जानना पड़ता है कि रसायन में कौन सा रासायनिक तत्व हमारे जो स्थलीय प्रवेश है कितना सक्रिय है कितना निष्क्रिय है, उसको भी खगोल के द्वारा जानेंगे। कैसे, जैसे कि देखिए सोडियम कैसा पदार्थ होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, और इसको जानने के लिए इसे बाह्य वातावरण में अगर रखेंगे तो ये जलने लगता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बाहरी वातावरण में नहीं लेता है ये, क्योंकि अधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये सब आप किस पर निर्भर कर रहे हैं, खगोल से या गणित की तुलना में जान रहे हैं। तो इस हिसाब से भौतिक और रसायन जो है वो गणित और खगोल की तुलना में अधिक जटिल है। उसके बाद इन्होंने जो बताया संस्करण में, तो चौथा जो बताया इन्होंने जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान इसमें क्या होता है, वनस्पति और प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति से संबंधित अध्ययन के लिए हमने क्रमशः गणित, खगोल और प्राकृतिक विज्ञानों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, वनस्पति का अगर हम अध्ययन करेंगे तो किस पे, गणित का भी अध्ययन करेंगे, खगोल का भी और प्राकृतिक विज्ञानों पर भी निर्भर रहेंगे। जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए हमें गणित, खगोल, प्राकृतिक विज्ञान संबंधी जानकारी भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक अवयव अथवा शरीर अपना कार्य करता रहे, इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि भोजन के घटकों को हम किससे देखते हैं, रसायन शास्त्र की मदद से समझ सकते हैं। सामान्यतः भोजन के रासायनिक वर्गीकरण में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि के प्रमुख घटक होते हैं। इन रासायनिक तत्वों की प्रक्रियाओं, इनके अनुपात आदि के लिए रसायन ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। वहीं प्राणी शास्त्र भौतिक शास्त्र में भी से संबंधित होती है, क्योंकि भौतिक शास्त्र से हमें ताप या भार आदि का ज्ञान होता है। तो देखिए जीव विज्ञान में इन्होंने ये समझाया कि हम जब मनुष्य का जो शरीर होता है उससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, इसके लिए हमें रसायन शास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा बताया कि
भौतिक शास्त्र के लिए हमें ताप हमारा कितना है, हमारा भार कितना है, इन सब के लिए, और इसको इंडिकेट किया जाता है। गणित के लिए जैसे आपका वेट कितना है बताया 46 है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें पड़ी गणित की आवश्यकता। तो जीव विज्ञान आपका तीनों पे निर्भर होगा, कि आपका गणित पे भी निर्भर होगा, खगोल पे भी निर्भर होगा, और प्राकृतिक विज्ञान पे भी निर्भर होगा। अब सबसे लास्ट में इन्होंने क्या रखा, समाजशास्त्र। ठीक है, अगस्त काउंट ने सबसे लास्ट में क्या रखा, समाजशास्त्र को रखा। तो बताया कि समाजशास्त्र चूंकि नवीनतम विज्ञान है, अतः सिद्धांतकारों ने इसकी बढ़ती हुई निर्भरता और बढ़ती हुई जटिलता की विशेषता में सबसे अधिक है। तो ये सबसे नवीन है, पहली बात तो समाजशास्त्र। सबसे प्राचीन क्या है, गणित, और सबसे नवीन क्या है, समाजशास्त्र। सबसे सरल क्या है, गणित, और सबसे जटिल क्या है, समाजशास्त्र। ठीक है, इस कारण काम्टे ने इसे विशिष्टतम विज्ञान माना है। क्यों, क्योंकि ये सबसे नवीन है और सबसे जटिल है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु अत्यधिक जटिल है, क्योंकि काम्टे के अनुसार यह विज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों पे सबसे अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए सामूहिक क्रियाओं या किसी समाज में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने या उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समाज में जो संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, गणित की आवश्यकता पड़ती है। सच तो यह है कि वर्तमान समय में समस्त सामाजिक शोध की सांख्यिकी का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब समाजशास्त्र में भी एक सामाजिक शोध आप पढ़े होंगे, उसमें क्या होगा, सांख्यिकी की तुलना में तो गणित पे निर्भर हो जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र खगोल शास्त्र पर भी निर्भर है। क्यों, क्योंकि सामाजिक जीवन काफ़ी सीमा तक भौगोलिक दशाओं पर निर्भर होता है, कि कैसी भौगोलिक दशाएं हैं वैसे समाज का जीवन होगा। जहाँ का गर्म समाज होगा वहाँ की जो सामाजिक संबंध होंगे वो थोड़े से वैसे होंगे, उग्र होंगे, और जहाँ का भौगोलिक दशाएं थोड़ी शीत होगी तो वहाँ के जो हमारे संबंध होंगे वो थोड़े से अच्छे होंगे, नर्म होंगे। तो ये कहीं ना कहीं खगोल शास्त्र पर भी निर्भर है। और तीसरी बात क्या है, जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञानों के अध्ययन में और उसके प्रमाणों के आधार पर औषधि व चिकित्सा आदि का उद्भव हुआ। चिकित्सा समाज के संबंध में घनिष्ठ संबंध ये कहा जा सकता है कि औषधि के बिना मनुष्य और समाज दोनों ही रोगग्रस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पे भी समाजशास्त्र निर्भर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अपने पूर्व के सभी विज्ञानों पर सर्वाधिक निर्भर और जटिलतम विज्ञान है। विज्ञानों के संस्थान के माध्यम से काम्टे ने समाजशास्त्र को पूर्ववर्ती विज्ञानों की तुलना में सर्वोच्च स्थान दिया है। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है, पूर्ववर्ती विज्ञानों की तुलना में सर्वोच्च स्थान है। क्यों, क्योंकि सबसे जटिल है। इसमें सभी चीज़ों का सहयोग लिया जाता है, सभी चीज़ों का सहयोग करके सबसे जटिल रूप इसे दिया गया है, या सबसे सर्वोच्च या विशिष्टतम इन्होंने अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को बताया। ठीक है, और इस सिद्धांत में निहित जटिलता और विकास के समानुपातिक संबंधों के आधार पर काम्टे ने उच्च विकासवादी विचारक की श्रेणी में रखा है। ये हो गया विज्ञानों का संस्थान, जिसमें इन्होंने सबसे पहले गणित, फिर खगोलशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, फिर आपका समाजशास्त्र को रखा। समाजशास्त्र सबसे जटिल बताया क्योंकि सभी से निर्भर होता है, और एकदम विस्तृतम विज्ञान बताया। यह अगस्त काम्टे ने विज्ञानों के संस्थान के आधार पर समाजशास्त्र को एक विशिष्टता प्रदान किया है। ठीक है, तो ये हो गया विज्ञानों का संस्थान। अब हम समझते हैं अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद के बारे में क्या चर्चा की है। तो जैसे कि प्रत्यक्षवाद के बारे में बात किया जाए तो कांट के चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके द्वारा उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया है। देखिए, समाजशास्त्र को अगर वैज्ञानिक रूप देंगे तो सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से अगर बात करेंगे तो अगस्त कांट का बात करेंगे। इन्होंने प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप दिया है। प्रत्यक्षवाद सरल शब्दों में समाज और सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर देखने और समझने का सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत हम जो भी समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे उसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे जिन्हें हम देख सकेंगे, समझ सकेंगे, उन्हीं को लेंगे, कल्पना के आधार पर नहीं लेंगे। ये इस बात पे इन्होंने चर्चा की। और कांट का मानना है कि जिस प्रकार भौतिक जगत और प्रकृति के निर्माण एवं परिवर्तन के निश्चित नियम होते हैं उसी प्रकार समाज का गठन, उसके चलने और बदलने के भी नियम होते हैं। इस आधार पर प्रत्यक्षवाद के अर्थ की बात किया जाए तो सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद क्या होता है? सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना ही प्रत्यक्षवाद एक तरह से बोलेंगे। प्रत्यक्षवाद के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा करते हैं। जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा अगर उनका अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा प्रत्यक्षवाद, जिसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों, उन्हें नियमित करने वाली पद्धतियों को भी समझा जा सकता है। ठीक है,
और रेडमंड एरो ने माना है कि प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के अवलोकन, उनके विश्लेषण और उनको घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज से। ये एडमंड एरो ने भी प्रत्यक्षवाद के संबंध में अपने विचार दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के निरीक्षण, परीक्षण तथा विश्लेषण के आधार पर समझना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद, अगर बहुत ही आपसे कोई पूछे कि अगस्त कॉन्ट का प्रत्यक्षवाद क्या है, तो अगस्त कॉन्ट का प्रत्यक्षवाद वो है जिसमें हम सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण करते हैं। मतलब जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका हम प्रत्यक्ष रूप से जाके देखते हैं कि वो कैसी हैं। जब वो चीज़ों को देखते हैं तो उनका वहीं पे हम निरीक्षण करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर जिस आधार या सिद्धांत पे पहुंचेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षवाद कहलाएगा। अब अगर प्रत्यक्षवाद की आधारभूत मान्यताओं पर चर्चा करें तो कॉन्ट ने प्रत्यक्षवाद को अध्ययन के लिए एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित करना चाहते थे। कॉन्ट क्या थे? प्रत्यक्षवाद को एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित करना चाहते थे जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को अधिक अनुभवी तथा यथार्थ बनाना था। मतलब जो सामाजिक घटनाएं हैं वो अधिक अनुभवी और यथार्थ बने। प्रत्यक्षवाद को समझने हेतु तो आपको इसकी मूल मान्यताओं को भी जानना जरूरी है जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मान्यता है वो है कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी व्यवस्थित नियमों द्वारा संचालित होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्षवाद है। जिस तरह प्राकृतिक घटनाएं भी एक नियम के अनुसार चलती हैं उसी तरह सामाजिक घटनाएं भी एक नियम के या व्यवस्था के अनुसार चलेंगी, तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। अगर इसमें व्यवस्थित नियम नहीं होंगे तो क्या होगी? समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ये प्रत्यक्षवाद के आधार पर इन्होंने बताया। दूसरा बताया अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण और परीक्षण के द्वारा संकलित सामाजिक तथ्यों के माध्यम से यथार्थ व वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सामाजिक हमारे जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका जब तक आप अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण, परीक्षण नहीं करेंगे तब तक कि जो हमें तथ्य प्राप्त होंगे वो यथार्थ या वास्तविक ज्ञान नहीं होंगे। इस बात पे इन्होंने बताया। तीसरा इन्होंने बताया प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनका क्या प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत है, तो बिल्कुल नहीं। इनका जो प्रत्यक्षवाद है वो कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं, अपितु यह अध्ययन की एक विशिष्ट या वैज्ञानिक पद्धति है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? सामाजिक अध्ययन की एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण माना गया। मतलब सामाजिक घटनाएं क्यों हो रही हैं उस पर तर्क किया जाता है, तब जाके किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। इसमें संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक, नैतिक विकास करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा जाता है तथा प्रत्यक्षवाद में प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अपनी स्थापनाओं व उपकल्पनाओं को भी सिद्ध किया जाता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें हमारी जो उपकल्पनाएं थी उससे मैच खा रही हैं या नहीं, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। कॉन्ट का मानना है कि वैज्ञानिक पद्धति सार्वभौमिक है। वैज्ञानिक पद्धति कैसी है? सार्वभौमिक है तथा सभी विषयों के लिए वैज्ञानिक पद्धति एक ही होती है। प्रत्यक्षवादी पद्धति की तुलना में कॉन्ट ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो प्रत्यक्षवादी पद्धति को इन्होंने क्यों महत्वपूर्ण माना है? क्योंकि इसके द्वारा हम समाज की घटनाओं को जो है एक वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि मानव चिंतन की धर्मशास्त्रीय अवस्था में सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण धर्म व अंधविश्वास के आधार पर होता है। जो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था अगस्त कॉम्टे का त्रिस्तरीय नियम, उसमें हमने बताया था धार्मिक, फिर तात्विक, फिर प्रत्यक्षवादी। तो उसी आधार पर यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सबसे पहले मानव का जो चिंतन था वो धर्मशास्त्रीय था, मतलब धर्म और अंधविश्वास पे था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? सकारात्मक अवस्था में इन घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण और तार्किकता के आधार पर महत्वपूर्ण माना जाने लगा। कॉन्ट प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण व पुनर्गठन करना चाहते थे। ठीक है, वैज्ञानिकता के आधार पे समाज में जो पहले धर्म था उसको क्या उन्होंने तार्किक रूप में बदला, फिर तार्किक से वैज्ञानिक रूप में बदला है अगस्त कॉन्ट ने। उनका मानना है कि विज्ञान की खोजों के आधार पर नए समाज का निर्माण हो सकता है। जैसे जैसे विज्ञान की खोजें होंगी वैसे वैसे समाज क्या होगा? डेवलप होगा और समाज एक नए समाज के रूप में आएगा। जैसे पहले बहुत रूढ़िवादी समाज था, धीरे धीरे वैज्ञानिकता आती गई। आज आपके चाहे आप गाँव में भी जाएंगे वहाँ भी कुछ बदलाव, चेंजेस दिखेंगे आपको, लोगों की सोच में चेंजेस दिखेंगे। और जहाँ आप मेट्रो सिटी में आ जाएंगे, शहर में आ जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपका एक नए समाज के रूप में, समाज को एक नए समाज के रूप में देखेंगे। तो ये सब अगस्त कॉन्ट ने प्रत्यक्षवाद के आधार पे समझाया है। और इन्होंने कहा है जैसे कि बर्टोमोर के अनुसार अगस्त कॉन्ट को संरक्षणवादी थे। अगस्त कॉन्ट क्या थे बर्टोमोर के अनुसार? कि अगस्त कॉन्ट थे संरक्षणवादी। उनके संरक्षणवादी विचारों के कारण प्रारंभिक समाजशास्त्र को संरक्षणवादी कहा गया।
वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण के द्वारा समाज का पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार करके उन्हें एक काल्पनिक समाज की परियोजना बनाई। बर्टोमोर के अनुसार अगस्त क्रांति में क्या थे? संरक्षणवादी थे। क्यों? क्योंकि पहला जो उनका समाजशास्त्र था वो संरक्षणवादी था। बाद में उन्होंने वैज्ञानिकता के आधार पे एक नए समाज की निर्माण किया और काल्पनिक समाज की परियोजना बनाई। ये किसने बोला है? ये बर्टोमोर ने बोला है। ठीक है, और अब देख लेते हैं अगस्त कॉम्ट की प्रमुख सिद्धांत या अवधारणा, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी सामाजिक व्यवस्था के रूप में इन्होंने बात किया। दूसरा, इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया, जिसमें हमने बताया आपको गणित, खगोलशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। फिर इन्होंने चिंतन के त्रिस्तरीय नियम दिए, जिसमें धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी पे हमने चर्चा किया। फिर इन्होंने जो सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना बताया कि किस तरह हम प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, मतलब समाज का एक नए समाज के रूप में निर्माण कर सकते हैं। फिर इन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में बात किया, इसके बारे में बताया। फिर इन्होंने बताया सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंधों का सिद्धांत दिया कि कैसे सामाजिक अंतर संबंध सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया और सामाजिक सावयव का एकमत्य, अगर पूछ लिया जाए सामाजिक सावयव का एकमत्य किसने दिया तो अगस्त कॉम्टे ने दिया। वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने दिया? अगस्त कॉम्टे ने दिया। सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंधों का सिद्धांत किसने दिया? अगस्त कॉम्टे ने दिया। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत अगस्त कॉम्टे ने दिया। सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत अगस्त कॉम्टे ने। तो ये बस अगस्त कॉम्टे के बारे में यही चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ये जो लिखा है सिद्धांत या अवधारणा के बारे में पूछा जाएगा, तो ये बाकी इसके अंतर्गत क्या क्या होता है वो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोगों की जो भी कमेंट्स हो वो या कोई सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं। और आप लोगों को हम थोड़ा सा वीडियोस आज जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि देखिए टाइम नहीं मिल पाता है। ऑफलाइन भी क्लासेस हम पढ़ाते हैं, और साथ में जिसको भी ऑनलाइन पढ़ना है वो हमें मैसेज कर देगा, उसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, तो हम उसे आपको ऑनलाइन पढ़ा देंगे। क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पा रहा है कि आप लोगों की तैयारी के लिए, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाए। और आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हमें लगे कि हमारे स्टूडेंट एक्टिव हैं। उस अनुसार हम आप लोगों को वीडियोस, जैसे आप लोग कहते रहते हैं तो मेरा भी एक हेडेक रहता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना है, तो हम उस हिसाब से आप लोगों के लिए एक्टिव रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहें और हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।